Welcome you all once again in Ghar Ghar Pathshala, and I am here, Puneet Prabhakar Sharma, presenting you the next topic, and that is on type specimen studies, and here it is earthworm. तो प्यारे बच्चों, जैसा तुम सभी को पता है कि हमने जब ऑर्गन सिस्टम पढ़ा और उस ऑर्गन सिस्टम में हमने देखा कि किस तरह से टिश्यूज जो होते हैं वो टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटर कम्युनिकेट करते हैं। और उसी दौरान हमने ये भी देखा कि एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं जो हमने पढ़े हैं, मॉर्फोलॉजी जिसको हम कहते हैं, और एनाटॉमी जिसको हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, जब हम इन दोनों की स्टडीज को पैरेलली देखते हैं तो हमें नॉलेज जो है वो डेवलप होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के प्रति कि आखिरकार वो किस तरह से बने होते हैं, उनमें ऐसे सिस्टम्स कैसे डेवलप होते हैं। तो इसके लिए आपकी एनसीईआरटी के अंदर 3 तरह के स्पेसिमन्स डिस्कस किए गए हैं। इनमें से सबसे पहला एनिलिडा में से अर्थवॉर्म लिया गया है, आर्थ्रोपोडा में से कॉकरोच लिया गया है, और क्लास एम्फीबिया से फ्रॉग मतलब किंगडम जो हमारा एनिमेलिया है उसके कॉर्डेटा के फाइलम से जो क्लास है एम्फीबिया, उसमें हमने फ्रॉग को पढ़ना होता है। तो ये 3 टाइप स्टडीज आपको है। स्पेसिमन्स की स्टडीज वैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं, लेकिन वहां पर हमारे पास क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम चला है, तो उसमें हमारा ये अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकली वे से थोड़ा जितना हो पाएगा यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं अर्थवॉर्म। सबसे पहले सामने आप देख पा रहे हैं कि अर्थवॉर्म है, जिसको जो है हमने यहाँ पर एनसीईआरटी से ही मैंने इसको लिया है। तो आप इसकी बाहर की मॉर्फोलॉजी को सबसे पहले देखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। देखिए ये माउथ जो है, इसका माउथ, ऊपर वाला एक जो लिप जैसा बाहर को निकला है, इसको बोलते हैं हम प्रोस्टोमियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है प्रोस्टोमियम, ठीक है। ये सेंसिटिव भी होता है, ये पहचानने में उसको केमिकली उसकी मदद करता है। रिसेप्टर्स, क्योंकि जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं उसके पास होते हैं। और ये जो सेगमेंटेड बॉडी होती है, क्योंकि एनिलिडा का मेंबर है, तो एनिलिडा का जो मेंबर होता है उसमें आप सभी को मालूम है, फाइलम में आपने पढ़ा कि उनके अंदर सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो सेगमेंटेड जो है, सेगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और लगभग हम देखते हैं कि इस पूरे अर्थवॉर्म के अंदर 100 से लेकर के 120 तक ऐसे सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज दे आर प्रेजेंट लाइक दिस वन। ऐसे अगर आप उनको देखेंगे दोनों तरफ से, तो घुमा करके आप देखेंगे तो आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता हुआ दिखता है। दिस इज नोन एज एन्यूलाई, और एन्यूलाई से ही नाम पड़ गया एनिलिडा। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पर आपने समझ लेना है कि इसको हम एनिलिडा में पढ़ते हैं, और बहुत ही ये कॉमन सा एग्जाम्पल होता है, गार्डन में आप देखते हैं, ठीक है। बचपन में हम हुआ करते थे तो हमें कहा जाता था कि जब बारिश होती है तो उनकी बारिश होती है, ठीक है। आज आप इसको पढ़ने के बाद सक्षम होंगे कि ऐसा आखिरकार क्यों कहा जाता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वैसे तो ये अर्थवॉर्म जनरली पूरा साल भर प्रेजेंट रहते हैं, 4 से 6 वर्ष तक इनकी उम्र मानी जाती है। लेकिन जब बाहर मॉइस्ट नहीं होता है, बाहर जब अर्थ में बारिश नहीं होती है, तो ये बहुत नीचे चले जाते हैं जहां पर पानी होता है। तो इसलिए जब बारिश होती है तो ये सब बाहर निकल आते हैं, और वही उनका ब्रीडिंग सीजन भी होता है। तो बरसात के दिनों में आप देखते हैं कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में अर्थवॉर्म आपको दिख जाते हैं, ठीक है। और जब आप डिगिंग करते हैं, जैसे गर्मियों में भी अगर आप कहीं डिग करते हैं, किसी जमीन को खोदते हैं, तो खोदने पर भी आपको अर्थवॉर्म मिल जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो जनरली जो रेनी सीजन है उसी वक्त वो बाहर आते हैं, और रेनी सीजन ही उनका एक ब्रीडिंग सीजन भी होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कब वो ब्रीडिंग करते हैं। और स्पेशली दूसरी बात, क्योंकि ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात को ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इनके अंदर जो ब्रीडिंग है वो रात के वक्त होती है और रेनी सीजन में होती है। तो ये कोई बारिश नहीं होती है जैसा हमें पता होता है बचपन में।
कि भाई बारिश होती है अर्थ वॉर्म की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो पूरी मिट्टी जो है उनके लिए फेवरेबल हो जाती है, तो वो इधर से उधर घूमते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने समझ लेना है। पेरिस्टोमियम से पहला सेगमेंट शुरू होगा, याद रखिएगा, पहला जो है सेगमेंट वो पेरिस्टोमियम होगा, प्रोस्टोमियम जो है उसका एक्स्ट्रा। ऐसे ही माउथ का शेप जो है यहाँ पर बनता है फिर। ठीक है, तो यहां से और जो रिपीटेड यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज मेटामियर्स। तो मेटामियर्स के आधार पर भी हम देखते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये एक्सटर्नल मेटामियर्स हैं, मतलब जो रिपीटेड यूनिट होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बार बार वही यूनिट जब बार बार रिपीट होती रहती है तो इट इज एक्चुअली नेम्ड एज अ मेटामियर। इसी को मेटामरिज्म कहा जाता है। तो इसकी कंप्लीट बॉडी होती है, कंप्लीट सॉरी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है माउथ से लेकर के एनस, दैट इज द एनस। तो ये कंप्लीट बॉडी इसको हम बोलते हैं। और इनमें चलने के लिए नीचे की तरफ को अगर आप देखेंगे तो इनमें चलने के लिए सीटे प्रेजेंट होते हैं, और वो सीटे जो है वो काइटिन के बने होते हैं। अगर हम देखते हैं कि पूरे अगर हम किसी अर्थ बॉम्ब को NaCl के साथ ट्रीट करते हैं, नमक अगर इनके ऊपर फेंकते हैं तो कुछ भी इनके पास नहीं रहता है, क्योंकि सारा जो है वो हाइपरटोनिसिटी की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जो सीटे हैं, जो इसके चलने वाले जो पांव हैं, बेसिकली जो काइटिन के बने होते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर फीमेल जेनाइटल अपर्चर की बात की गई है, जो नीचे की तरफ को दिखता है। ठीक है, और मेल जेनाइटल अपर्चर भी। ठीक है, पहले जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर खुला हुआ है और फिर मेल जेनाइटल अपर्चर है, तो ये भी आपको दिखेगा। यहाँ पर सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर किसी भी अर्थवॉर्म में जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर आपको ये नजर आता है क्लाइटेलम, दूर से ही नजर आ जाता है। तो ये भी सेगमेंटेड नहीं होता हालांकि यहाँ पर, लेकिन ये 3 सेगमेंट यहाँ पर फ्यूज्ड होते हैं। तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो ध्यान से आप देख सकते हैं ये अर्थवॉर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड्स पर हम चलेंगे और यहाँ पर ये दिखाया गया है स्लाइड्स। तो इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि इसका जो नाम है वो है फेरिटिमा पोस्थ्यूमा। ठीक है, तो इसकी जो इसका हम ये देखेंगे क्लासिकल डिवीजन, अगर हम इसका देखें, सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम देखते हैं, तो आपने इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। किंगडम जो होता है, किंगडम एनिमेलिया होगा, और इसका जो फाइलम है दैट इज कॉल्ड एज दी एनिलिडा, और इसकी जो क्लास है वो है ओलिगोकीटा। जो सीटा जो होते हैं, सीटे जो पांव हैं उनके, उन्हीं के आधार पर हैं। और उसके बाद ऑर्डर हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बाकी आपने इसका जीनस लिख देना है। जीनस है इसका फेरिटिमा, तो पी हमने बड़ा किया है और इसको अंडरलाइन कर देंगे। और स्पीसीज पोस्थ्यूमा, पी छोटा करेंगे हम स्पीसीज में, जैसा हमारे पास जूलॉजिकल नेम लिखने के लिए हमारे पास सिस्टम डेवलप होता है। तो चलिए बेटा, ये हमने आपको बता दिया है। ये यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर डायग्राम आपके सामने है। जहां पर भी आप कभी गार्डन में घूमेंगे अपने भी अगर, तो वहां पर आप देखेंगे कि इस तरह के निशान आपको जगह जगह पर मिट्टी जो है इकट्ठी होती हुई दिखती है। वहीं भी आसपास आपको जो है वो अर्थ वॉर्म भी दिखाई देंगे। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं वार्म कास्टिंग। तो कभी आपने अगर किसी अर्थवॉर्म को फॉलो करना हो, ट्रेस करना हो, तो यू कैन गो थ्रू दिस वार्म कास्टिंग, जो उनका एक फिकल मैटर होता है। और इसी की वजह से ये वर्मी कंपोस्ट जो बनता है, जो ऑर्गेनिक फूड होता है, ऑर्गेनिक जो हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक खाद की जो हम बात करते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट होता है, तो बेसिकली इसी एक टेक्निक से उसको बनाया जाता है। क्योंकि वो जब खाना खाते हैं तो उसके साथ मिट्टी भी खा जाते हैं, और जो पत्ते वगैरह होते हैं वो सारा मिक्सअप होकर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वहां पर बनाया जाता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये कोल्ड ब्लडेड है। सबसे पहली बात, कोल्ड ब्लडेड मतलब ये जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। ठीक है, कि दे आर पाइकिलोथर्म्स, पाइकिलोथर्म्स होते हैं, मतलब ये एक्टोथर्म्स होते हैं,
अपना जो उनका बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल करने की क्षमता उनमें नहीं होती। वो बाहर के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं जब तक बदल सकते हैं। नॉक्टर्नल मतलब रात को चलने वाले हैं। हर्मेफ्रोडाइट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल सेक्स और फीमेल सेक्स जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, अलग अलग नहीं होता। मोनोइसियस हम उनको नाम देते हैं। तो मोनोइसियस भी एक ही बात है, हर्मेफ्रोडाइट भी एक ही बात है। तो ये यहाँ पर होगा। फाउंड इन अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल और ट्रेस्ड बाय वार्म कास्टिंग, जैसा मैंने डायग्राम बनाया है। और एक और एग्जांपल आपको जो मिलता है इसका जो मेंबर होता है दैट इज द ल्यूम्ब्रिकस। तो ये दोनों डिस्कस किए गए हैं एनसीईआरटी में, प्लीज गो थ्रू दैट। तो बेटा ये वार्म कास्टिंग होता है, जो उनका फीकल मैटर है जो इकट्ठा करते हैं वो, ठीक है। इसी की वजह से जो हमारे सॉइल होती है उसकी जो वैल्यू बढ़ती है, दैट इज ड्यू टू दिस वन। यहाँ पर एक और आपको सामने एक और एग्जाम्पल है, एक और स्लाइड यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी। यहाँ पर नॉन इंसेक्ट हम हटा देंगे, कई बार ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि इंसेक्ट की तरह है, ठीक है। तो आप इसको इलेबोरेट करके देख सकते हैं कि जो अर्थवॉर्म है दे लिव इन द सॉइल और डर्ट, दे क्रॉल थ्रू सॉइल एंड ईट इट। बीट्स ऑफ लीव्स एंड रूट्स इन द सॉइल बिकम द worm's food. The rest of the soil moves out of the other end of the earthworm. Earthworm can tunnel deep underground. At night, they often come to surface. How you are found a worm when you were digging in dirt, is it not? तो आप सभी ने देखा होगा। अर्थवॉर्म के बारे में एक और पॉइंट आप बच्चे याद रखेंगे, यह है अर्थवॉर्म आर द बेस्ट इरेटर। हम जो बात करते हैं कि वाई दे आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, तो आपको याद होना चाहिए ये कि हम जो अर्थवॉर्म होते हैं उनको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, बिकॉज वो जमीन को इरेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं वहां तक ऑक्सीजन को जाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, एज दे कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल पार्टिकल्स, अर्थवॉर्म एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, ए बेनिफिशियल एग्रीगेट फॉर योर सॉइल। तो इसीलिए आपका ये फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो है, ये नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में भी आप देख सकते हैं कि मेटामेरिक होती है और 100 से लेकर के 120 मेटामियर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और डोर्सल सरफेस उनके अंदर, यहाँ पर हम बताएंगे आपको बेटा कि किस तरह से, अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, इफ आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस वन, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे उसको तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है, हम लंबा इसको नहीं बनाएंगे, ऊपर वाले हिस्से में आपको एक ऐसी लाइन जो है वो दिखेगी। बेसिकली जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं दैट इज फाउंड इन दी डोर्सल साइड। तो हार्ट वीन का कहां पर होता है, टुवर्ड्स दी डोर्सल साइड, जबकि हमारे केस में मतलब कोऑर्डिनेट्स के केस में वो वेंट्रल साइड पर होगा। यही बात आपने और रखनी है याद कि इन्हीं के अंदर जो न्यूरल होता है, जो नर्व होता है, नर्व कोड होती है, दैट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड, जबकि हमारे अंदर वो डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। दिस पोर्शन जो उसका जमीन के साथ जो पोर्शन टच होता है, वहीं से आपने पहचान लेना है कि दैट इज द वेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थवॉर्म और एनी नॉन कोऑर्डिनेट्स। किसी भी नॉन कोऑर्डिनेट्स में लोअर पोर्शंस वेंट्रल, जिसके अंदर नर्व कोड होगा, और ऊपर अपोजिट है डोर्सल साइड, उसकी अपोजिट होती है, ऊपर की तरफ होती है, जहां पर उसका हेड रीजन होता है, दैट इज द एंटीरियर पार्ट, उसको हम एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। जो भाग छूट जाता है, जो उसकी टेल वाला हिस्सा अगर हम बोले, तो दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट, वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। और साइड पर बेटा, साइड पर अगर कोई चीज ऐसे प्रेजेंट होंगी, वो भी क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है, तो दैट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड एंड टुवर्ड द लेटरल साइड, तो उसको बोलते हैं हम वेंट्रोलेटरल, वेंट्रोलेटरल साइड और लेट्रोवेंट्रल साइड, कुछ भी आप इसको बोल दीजिए। इसको आप लेट्रो वेंट्रल साइड भी बोल सकते हो, ठीक है जी। तो वहां पर भी कई चीजें आपको जब पढ़ाएंगे तो वो चीजें आपको बताई जाएंगी कि कैसे इनके लेटरल वेंट्रल साइड पर भी चीजें मौजूद होती हैं। तो ये आपने नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी पे जब हम आएंगे तो देखेंगे हम कि इनके पास 100 से 20 तक इनके पास मेटामेयर्स होते हैं,
डोर्सल सरफेस के ऊपर डोर्सल ब्लड वेसल, जो सबसे बड़ी वेसल्स हैं, यहां से लार्जेस्ट आपने याद रखना है, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स एंड वेंट्रल स्मॉलेस्ट है, रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल पोर्स। क्लियर? जो डोर्सल है, लेकिन जो वेंट्रल हिस्सा है वो आपको रिकॉग्नाइज आएगा जेनाइटल पोर्स से, आपने उसको समझना है। जबकि ऊपर वाले हिस्से में आपको डोर्सल ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी। जहां तक माउथ है तो दैट इज एंटीरियर पोर्शन एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रोस्टोमियम, और वो सेंसरी होता है और मेक क्रैक इन सॉइल टू क्रॉप। तो सॉइल में जो क्रैकिंग की जाती है जिससे वो अंदर जा सकता है, घुस सकता है जमीन के नीचे, तो उसमें प्रोस्टोमियम का बहुत ज्यादा रोल देखा जाता है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टोमियम। तो पहला जो सेगमेंट है वो पेरिस्टोमियम होगा। ग्लैंडुलर टिश्यू इज सेगमेंटेड नंबर 14 टू 16। जब भी आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर मान लीजिए 14 टू 16 है, तो ये आपस में सेगमेंट नहीं बनाता है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये फ्यूज्ड हो गया है। लेकिन बेसिकली वो जो है ऐसे आगे को मान लीजिए 13, 14, 12, 11, 10 ऐसे हैं, और यहाँ से आगे जो है आपको दिखेगा वो दैट इज अबाउट 17, 18। तो यहाँ से लेकर के जो 14 है और जो 15 है और जो 16 है वो बनाता है यहाँ पर क्लिटेलम रीजन। तो ये क्लिटेलम जो है हमारे लिए मॉर्फोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है, क्योंकि उसके आधार पर हम जो अर्थवॉर्म है उनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पहला जो होता है प्री क्लिटेलर होगा। दूसरा जो है क्लिटेलर स्वयं जो होगा 14 से 16 तक। 16 के बाद आप देखेंगे पोस्ट क्लिटेलर सेगमेंट। तो इस तरह से हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास इस तरह से मान लिया हम ऐसे बना दें, तो ये अगर हमारे पास क्लिटेलर रीजन है जो कि 14, 15 और 16 सेगमेंट है, तो इससे पहले वाला जो होगा, इससे पहले वाले जो सेगमेंट हैं 1 to 13, so that will be called as pre-cliteller region, उसको बोलेंगे हम pre-cliteller region। और जो 16 के बाद है उसको बोलेंगे हम पोस्ट क्लिटेलर रीजन या पोस्ट क्लिटेलर रीजन। और जो ये बच गया दैट इज कॉल्ड एज द क्लिटेलम और क्लिटेलर रीजन। तो आप एकदम अर्थवॉर्म को आजकल देख सकते हो कि किस तरह से वो मूव करता है। इट इज ऑल्सो गिवन एज ए प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। +1 में ये प्रोजेक्ट का भी काम आता है, तो आजकल ये बहुत अच्छा आपका समय रहेगा जब आप उसकी मूवमेंट को स्टडी कर सकते हो। तो प्लीज यू गो थ्रू दिस वन और उसकी मूवमेंट को देखिए कि कैसे वो कई बार जो है अपनी जो विड्थ है उसको ऐसे बढ़ा देता है और कभी वो इसको बिल्कुल पतला कर देता है। तो डू यू वंडर समटाइम कि ऐसा क्यों होता है कि कभी वो आपको इतना कर दिखता है और कभी वो इतना पतला सा आपको दिखता है। तो ऐसा अपनी बॉडी को वाइडन भी करता है, लॉन्गर भी करता है। तो इसके पीछे जो है उसकी बॉडी वॉल है। तो बॉडी वॉल जो होती है उसकी, उसके अंदर मसल्स होती हैं। एक होती है उसके पास सर्कुलर मसल और एक होती है उसके पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो लेट अस गो थ्रू टू दैट। यहाँ पर फिर से हमारे पास अभी तक ये जो है वो मॉर्फोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। तो 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकी अपर्चर ऑन वेंट्रोलेटरल साइड, ये आगे देखिए हुआ वेंट्रोलेटरल होगा, वो वेंट्रल नीचे की तरफ को, लेकिन लेटरल साइड की तरफ आपको दिखेगा। कहाँ कहाँ पर होगा ये? 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 एंड 8 to 9। स्पर्मेथिकी जो होते हैं दे स्टोर द स्पर्म्स, ये स्पर्म स्टोर करते हैं और ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ये पूरे का पूरा स्पर्मेथिकी जो होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है। मतलब स्पर्म का जो आदान प्रदान होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेथिकी। एक और चीज आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि जो भी हमारे पास अर्थवॉर्म होते हैं दे शो प्रोटेंडरी कंडीशंस। एक्चुअल में क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये हर्मेफ्रोडाइट होता है। जो हमारे पास अर्थवॉर्म है बेसिकली इट इज अ हर्मेफ्रोडाइट, इट इज अ हर्मेफ्रोडाइट। तो हर्मेफ्रोडाइट होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि ये जो होता है प्रोटेंडरस कंडीशन होता है। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो पहले डेवलप होता है, मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप फर्स्ट, ठीक है, डेवलप फर्स्ट। तो पहले वो डेवलप हो जाता है। तो ये हमने पढ़ना है
ठीक है, नेक्स्ट जब भी आएगा तो हम पढ़ लेंगे उसको। तो यहाँ पर ये जो है आ, और यहाँ पर इस single female genital pore in mid-ventral line on the 18th segment is present। तो 18th सेगमेंट पर आपको ये दिखेगा, ठीक है, जो कि फीमेल जेनाइटल पोर होगा। 7th पॉइंट यहां पर है, पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स आर इन द सेंट्रल लेटरल ऑफ 18th सेगमेंट इज प्रेजेंट। तो ये 18th सेगमेंट पर है। न्यूमरस पोर्स ऑफ नेफ्रिडियोपोर्स, ये नेफ्रिडियोपोर्स होते हैं, आर आल्सो ओपन ऑन सरफेस, नीचे की तरफ को आपको ये भी दिखेंगे। सीटे जिससे वो चलता है, एस शेप्ड होते हैं वो, एवरी सेगमेंट पर होते हैं, लेकिन किस किस में नहीं होते आपने वो देख लेने हैं। फर्स्ट पर नहीं होगा, लास्ट सेगमेंट पे नहीं होगा, और क्लिटेलर रीजन में भी नहीं होगा। और वो किसके बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं, जैसे जिनकी फंगस की जो सेल वॉल है वो भी काइटिन की बनी होती है, एंड दे आर लोकोमोटरी इन फंक्शन। तो सीटे के बारे में आपने इतना जरूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे अबाउट दी मसल। जो बॉडी वॉल की हम बात कर रहे थे, देखिए इसकी जो बॉडी वॉल है वो क्यूटिकल है, बाहर से क्यूटिकुलर है, और जो एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस में कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स इनके पास पाए जाते हैं। सो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। दो तरह की मसल्स इनके पास है, सर्कुलर मसल्स, ठीक है, और सर्कुलर, और दूसरी है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। जहां पर सर्कुलर मसल जो है एलोंगेट करती है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो पतली हो जाती है चलते वक्त। कभी कभी एक भाग उसका पतला हो जाएगा, कहीं से उसका भाग जो है वो काफी वाइड हो जाता है। तो ये मसल्स अलग अलग तरह से काम करती है। जब केवल सर्कुलर मसल काम करेगी तो ये खिंचाव आएगा इसके अंदर ऐसे, और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स काम करेगी तो वो फ्लैट कर देगा उसको, तो उसको फ्लैट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मसल्स बताई गई हैं। जब वो देखिए उसकी लेंथ बढ़ रही है तो उस वक्त जो है सर्कुलर मसल एलोंगेट कर रही है, और अगर वहां पर अगर हम देखें कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल जब काम कर रही है तो वो फ्लैटन्ड होता रहता है, तो वो फ्लैटन्ड हो जाता है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो आपने इसको पढ़ना है, दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड, आपने स्टडीज करनी है कि कैसे मूवमेंट जो है अर्थवॉर्म में देखी जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। जहां तक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका माउथ है जो पेरोस्टोमियम है, पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम है, और यहाँ पर ये बक्कल कैविटी है। ये बक्कल कैविटी है, कहाँ से कहाँ तक है यही आपने याद रखना है, ठीक है। ये सारा का सारा सेगमेंटेड बॉडी होती है, तो कोशिश करिएगा इनको याद करने की कि किस तरह से ये जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल आप देख रहे होंगे, तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से शुरू होता है और एनस तक ये खत्म होगा। तो यहाँ पर जो फेरिंग्स रीजन होता है, दैट इज फ्रॉम बक्कल कैविटी तक ये जाता है। बक्कल कैविटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, दैट इज फ्रॉम 1 2 3 थर्ड सेगमेंट तक आपको ये दिखेगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, वो भी। और उसके बाद ईसोफेगस देखिए यहाँ पर 5th से 7th तक, 5th to 7th सेगमेंट तक ईसोफेगस आपको नजर आएगा यहाँ पर। और उसके बाद गिजर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखिए गिजर्ड जो है वो मेस्टिकेशन का काम करता है, और यहाँ पर जो है वो गिजर्ड मेस्टिकेशन मतलब चबाने का काम करता है। जैसे सोयल है, पत्तियां है, ट्विग्स है, वो सब खाता है। तो दैट इज क्रश्ड हेयर, सो दैट विल बी प्रेजेंट एट द सेगमेंट नंबर 8 to 9। तो मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ आपको ताकि पढ़ने में कोई मदद मिल जाए। तो इट हेल्प्स जो है वो इसकी जो ग्राइंडिंग करने में ये हेल्प करता है। और जो स्टमक होता है इसका, दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम 9 to 14, 9 to 14 सेगमेंट पर आपको दिखेगा यहाँ पर स्टमक। और उसी तरह से इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम दी 50th, तो 15 के बाद, जैसे यहाँ पर 15th है तो 15th के बाद जो है इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी। तो 15 से लेकर के एंड तक ये जाएगी, ठीक है।
सो यहाँ पर लेकिन जो 26 सेगमेंट पर आप देखेंगे, ये है देखिए 26 सेगमेंट। यहां से आप देखते हैं कि जो इंटेस्टिनल सीकम है वो बैकवर्डली पीछे की तरफ हो जाती है। तो दैट कमिंग फ्रॉम 25th, ये देखिए 25th, 24th, 23rd, 23, तो ऐसे ही ये पीछे की तरफ को आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है इनको कहते हैं हम इंटेस्टिनल सीके। तो दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम बैकवर्डली, ये पीछे की तरफ को है, बैकवर्डली है, ये पीछे की तरफ को है। और इनका काम है अमाइलेज प्रोड्यूस करना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है अमाइलेज। आप सभी को पता है कि जो स्टार्च होता है, जो जब ये घास वगैरह खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तो स्टार्च इज देन ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ दिस इंटेस्टिनल सीके। तो उसके बाद लिम्फ ग्लैंड इनके पास होता है, सच उनका काम वैसा नहीं, केवल उनको कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये थोड़ा बहुत मैक्रोफेजिस सेल्स क्योंकि इनके अंदर होते हैं उनको बनाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एंड दैट इज टिफ्लोसोल। तो खासकर जो 26 से लेकर के 35 तक, लगभग 35 तक, इतने भाग में आपको एक ये जो टिफ्लोसोल स्ट्रक्चर है ये दिखता है। तो टिफ्लोसोलर पार्ट है इंटेस्टाइन के अंदर, दैट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। तो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ाया जाता है सो दैट मैक्सिमम डाइजेशन कैन टेक्स प्लेस। तो मैक्सिमम डाइजेशन करने के लिए ये टिफ्लोसोल का काम वहां पर होता है। तो इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल का काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो इस तरह से ये पूरा जो भाग है जिसमें फूड आएगा यहाँ पर, वो यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा और फाइनली यहाँ से होते हुए वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। टिफ्लोसोल का काम एब्जॉर्प्शंस करना है। तो इस तरह से ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है और जो अनवांटेड फूड है दैट विल फॉर्म द कास्ट्स, वो कास्ट बनाता है जिसको हम वॉर्म कास्टिंग बोल देते हैं। तो वो दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपने देखना है कि माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ के बाद फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद इसोफेगस है, गिजर्ड है, स्टमक है, और टिफ्लोसोल से पहले का रीजन प्री टिफ्लोसोलर पार्ट आपको दिख रहा है, और उसके बाद इंटेस्टिनल सीकम है जो कि लगभग 22 तक जाती है। 20 कहाँ से शुरू हुई देख लीजिए यहाँ पर, ये 25 से 22 तक। तो ऐसे पीछे की तरफ को ये बैकवर्डली जाता है। और टिफ्लोसोल आपको बताया गया कि इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शंस, और इस तरह से ये जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। खाता क्या है ये? पत्ते खाता है, गिरे हुए ट्विक्स खाता है, फ्लावर्स की जो पत्तियां होती हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, उनको खा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसकी नेक्स्ट स्लाइड्स, एंड दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पर पढ़िएगा, आप इसको देख लीजिए। माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी 1 to 3rd सेगमेंट। फेरिंक्स इज मस्कुलर, अंडरलाइन करिएगा, आपका मसल से बना हुआ होता है। ईसोफेगस 5 to 7 सेगमेंट पर होगा। मस्कुलर गिजर्ड, गिजर्ड भी मस्कुलर होता है इसलिए वो ग्राइंड करता है 8 to 9th। स्टमक 9 to 14 सेगमेंट। कैल्सीफेरस ग्लैंड, ये अंडरलाइन करिएगा, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स फाउंड इन द स्टमक। उसका काम क्या होता है? क्योंकि जब वो खाना खाता है, अगर उसमें एसिडिक नेचर का कोई पदार्थ आ जाता है, कोई सब्सटेंस ऐसा आ जाता है जो एसिडिटी को बढ़ाता है, तो उसके न्यूट्रलाइजेशन करने में कैल्सीफेरस ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। 4th वन इंटेस्टिनल सीका है, बैकवर्डली है, 26 to 22 सेगमेंट और 23 जितना भी आपको दिख रहा है, और इनके अंदर अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये भी पॉइंट आपने नोटेड डाउन करना है। टिफ्लोसोल जो है वो 23 से 35 सेगमेंट तक ये होता है, एंड इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन एरिया। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओपन इन एनस, ऑर्गेनिक रिच सॉइल इज इजेस्टेड, एंड वर्मी कंपोस्ट जो हम बोलते हैं वो वर्मी कंपोस्ट बनाने में हेल्प करता है जो वॉर्म कास्टिंग होती है। आफ्टर दैट वी विल गो टू इस सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी अपने आप में बहुत यूनिक होता है। आप सभी को मालूम है
क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन केस ऑफ एनिलिडा वो होता है क्लोज्ड टाइप। आपने देखा कि पूरे फाइलम के अंदर केवल एनिलिडा ही एक ऐसा फाइलम है जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उसके लिए उनके पास क्या है, वेसल्स हैं, उसके लिए उनके पास कैपिलरीज हैं, उसके लिए उनके पास हार्ट है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर्सल वेसल जो ऊपर की तरफ को है, वेंट्रल वेसल जो नीचे की तरफ को है, और यहाँ पर साइड पर देखिए कितने लेटरल हार्ट्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। इनकी पोजीशंस आप देख सकते हैं इन द 7th एंड द 9th पोजीशन, 7th और 9th पोजीशन पर। ये आपको याद ही करना पड़ता है। इनको बोलते हैं हम लेटरल लूप्स क्योंकि ये लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। उसी के साथ देखिए दो एंटीरियर लूप विच आर आल्सो लाइक ए हार्ट, और वो है 16 और 17 के पास। उसी के साथ एक और इनके पास हार्ट होते हैं लेटरल इसोफेगियल हार्ट्स, 1 2 यहाँ पर होते हैं। तो ये 6 कुल मिलाकर के वैसे 6 इनको बोला जाता है। तो हार्ट प्रेजेंट होते हैं ये लेटरल हार्ट्स, एंटीरियर लूप्स आर आल्सो वर्क एज ए हार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी खासियत यहाँ पर 13 से पहले रहने वाली है। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, 13 से पहले, ठीक है। कंडीशन जो है डोर्सल वेसल्स की होती है कि वो जो है ब्लड को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करता है और इससे आगे कलेक्ट करता है। लेकिन जो वेंट्रल वेसल्स है इसका पूरा ही काम कलेक्टिंग करना होता है। डोर्सल वेसल्स में 13 से पहले की स्टोरी कुछ और होती है, 13 के बाद की स्टोरी कुछ और होती है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफरेंस आप इसमें देखेंगे। तो क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि जो ब्लड है या ब्लड लाइक फ्लूइड है दैट विल फ्लो विद इन द वेसल्स, और वो कभी भी किसी भी टिश्यू के बाहर आपको नहीं दिखेगा। जो दूसरा होता है जिसके अंदर हमने देखा कि साइनसिस बनती हैं, ओपन स्पेस बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें हम बोलते हैं कि सारे के सारे टिश्यू जो हैं वो बहते हुए फ्लूइड में तैरते हैं या नहाते हैं। दे बाथ, all the tissues bath in that open circulatory substances। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, इसलिए क्लोज्ड होता है कि ब्लड कहीं भी ओपन स्पेसिस में नहीं बहता है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा आपको है नहीं, केवल आप इतना अगर समझ लीजिए कि डोर्सल वेसल्स हैं, ठीक है, वो पहले जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसके बाद वो कलेक्टर हो जाती है। वेंट्रल वेसल्स पूरे के पूरे सेगमेंट में केवल डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, और इस तरह से इसके अंदर ये न्यूरल वेसल्स हैं, ये तो उसकी भाग है, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए इतना करिए, आपने इसको समझ लेना है। नेक्स्ट ये जो है आपने याद रखना है कि क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम इन अर्थवॉर्म कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, उसके पास है कैपिलरीज हैं और हार्ट है। फर्स्ट सेगमेंट में जो डोर्सल ब्लड वेसल है जो लार्जर है बिहेव एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। यही आपने याद रखना है कि 13 से पहले जो ये हमारे पास मान लीजिए 13 से पहले ये ब्लड वेसल्स है, तो इसमें आपने ऐसे एरो नीचे को लगा देने। इसका मतलब यहाँ पर ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन उसके बाद यही चीज आप आगे को ले जाइए इसको ऐसे। तो यहाँ पर आपने यही चीज ऐसे बना करके आपने यहाँ पर जो एरो हैं वो ऊपर को लगा देना है। इसका मतलब यहाँ पर ये अब कलेक्टिव हो गई है। तो आपको ये डायग्राम बहुत सारा फायदा देगा रिमेंबर करने के लिए कि 1 to 13, 1 से 13 तक जो सेगमेंट है वहां पर जो ब्लड बड़ी वाली जो डोर्सल ब्लड वेसल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। लेकिन आफ्टर 13th सेगमेंट दैट बिहेव एज ए कलेक्टिंग वेसल्स, और ब्लड फ्लो फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ये भी आपने याद रखना है कि जो ब्लड का फ्लो है वो इस तरह से होगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर होगा, मतलब वो इस तरह से होगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर होगा। लेकिन जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स हैं उसमें सारा का सारा ब्लड जो है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर बहता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर बहता है, और वो सारी की सारी जो है केवल डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ पर
ब्लड ग्लैंड्स होते हैं और ब्लड ग्लैंड्स जो है वो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट पर पाए जाते हैं और यहाँ पर इनके पास हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन किसी आरबीसीज के अंदर नहीं होता। याद रखिएगा, इनके पास कोई आरबीसीज नहीं होती, इसलिए जो प्लाज्मा होता है उसी प्लाज्मा में आपको जो है वो हीमोग्लोबिन ऐसे दिखेगा। केवल अगर हम ब्लड्स की बात करें तो इसके पास केवल ल्यूकोसाइट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह, और वो जो है उनको बोलते हैं हम ब्लड सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स जो होते हैं दे बिहेव एज ए ल्यूकोसाइट्स एंड फैगोसाइटिक, किसी भी चीज को वो खा सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है तो फैगोसाइटिक होता है वो, तो ब्लड सेल्स उनमें होते हैं। तो इनके अंदर आरबीसीज नहीं होती। जो हीमोग्लोबिन है दैट इज डिसॉल्व इन प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, केवल आपको प्लाज्मा में दिखेंगे हीमोग्लोबिन। काम वही होता है टू कैरी दी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है, इसलिए यहाँ पर क्यूटेनियस है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि गर्मियों में आपको ये जमीन के सतह पर नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप डिगिंग करते जाएंगे, खोदते जाएंगे जमीन, तो आप देखेंगे कि नीचे नीचे आपको अर्थवॉर्म मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह रहते हैं जहां पर मॉइस्चर कंडीशंस हो, ताकि इनकी रेस्पिरेशन में कोई भी कमी ना हो। तो नेक्स्ट वन चलेंगे हम अबाउट इट्स एक्सक्रेटरी सिस्टम। और इसका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, दैट इज दे आर मोस्टली यूरियोटैलिक, लेकिन कई बार अमोनिया भी हो जाता है इनके पास, लेकिन मोस्टली दे यूरियोटैलिक होते हैं। और नेफ्रिडिया जो है उनका ऑर्गन होता है। तो नेफ्रिडिया जो होता है दैट इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, और 3 तरह का होता है। इंटेगुमेंट्री होता है जो कि स्किन, इंटेगुमेंट्री मतलब स्किन, थर्ड सेगमेंट टू लास्ट, तीसरे सेगमेंट से शुरू होगा और लास्ट तक होगा। ओपन इन बॉडी सरफेस, हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लिटेलर रीजन, 14 टू सेगमेंट, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। वैसे उसका नाम होता है फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, मतलब जो ये क्लिटेलर रीजन होता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग 2500 से लेकर के 3000 तक आपको इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया नजर आएंगे, जो सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया बोलते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा जो होता है फारिंजियल बोलते हैं हम उसको, और वो 3 पेयर होते हैं, 4th में, 5th में और 6th में, और वो एंटीरोनेफ्रिक होते हैं। और सेप्टल जो होते हैं प्रेजेंट इन सेप्टा, सेपरेटिंग सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में जहां पर होंगे तो ऐसे ऐसे ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो इसलिए इनको लिखा है मैंने सेपरेटिंग सेगमेंट, जहां पर होंगे 14 टू लास्ट तक होंगे, लेकिन 14 टू लास्ट तक होंगे। याद रखना आपने 14 टू लास्ट तक ही होंगे, उससे पहले ये नहीं होंगे। एंटीरोनेफ्रिक का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं, जो अपनी प्रोडक्शन सीधी एलिमेंट्री कैनाल में खोलते हैं। याद रखिएगा, एंटीरोनेफ्रिक का मतलब होता है कि जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है दैट विल नॉट बी गिवन डायरेक्टली आउट, बट फर्स्ट इट विल बी एडेड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, तो उसके अंदर उसको वो डाल देते हैं, इसी को कहा जाता है एंटीरोनेफ्रिक। आप याद करिएगा, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो कॉकरोच के अंदर भी, आर्थ्रोपोडा के अंदर भी एंटीरोनेफ्रिक ही होता है, जो मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है, दैट इज आल्सो अ एंटीरोनेफ्रिक। तो ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स पे आपने समझ लेना है। 3 तरह के ये होते हैं, इंटेगुमेंट्री, फेरिंजियल और सेप्टल नेफ्रिडिया। जहां तक हमारे पास ये उसका नर्वस सिस्टम होता है, वंस अगेन वेरी ब्यूटीफुल नर्वस सिस्टम इज देयर, और इसके हर एक सेगमेंट में आपको ऐसे गैंग्लिया दिखेंगे। गैंग्लिया मींस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, हर एक सेप्टम के पास अपना अपना एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेप्टल गैंग्लियन और सेगमेंटल गैंग्लियन। और उन गैंग्लियन से जो है एक नर्व की सप्लाई गई होती है, दे आर कॉल्ड एज नर्व टू सेप्टम। सारी आप देख सकते हैं, ठीक है, यह सेगमेंटल नर्व 3 पेयर्स हैं, कहीं पर 4 पेयर्स होंगी। और यहाँ पर जो उसका फेरिंग्स वाला रीजन है, वहां पर देखिए आप सब फेरिंजियल गैंग्लियन है, और वहीं पर ही वहां से क्या होता है, ये बाइफरकेट कर जाता है ऐसे,
ऐसे जा रहे हैं, सारे गैंग्लियन ऐसे जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो फेरिंग्स पर पहुंचता है तो वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। तो इसको बोलते हैं हम नर्व रिंग। जो मैंने यहाँ पर बनाया है, देखिए आप भी लिख दीजिएगा, दैट इज द नर्व रिंग। तो नर्व रिंग जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज एज इट विल प्रोवाइड सम फंक्शनली। ये जो होता है दैट विल इंटीग्रेट विद द सेंसरी आउटपुट। तो इससे क्या होता है, ये जितने भी मसल्स हैं उनको भी इस रिंग से वो कंट्रोल करता है। तो इसके दो काम आपने लिख लेने हैं साइड पर। एक काम है ये सेंसरी का इंटीग्रेशन करता है, जो भी सेंसरी सिस्टम है उनका इंटीग्रेशन करने में हेल्प करता है। और दूसरा जो है ये मसल को कंट्रोल करता है, मसल की एक कंट्रोलिंग करता है, मसल की एक कंट्रोलिंग करता है। तो ये भी इसका काम होता है। तो नर्व रिंग बनता है यहाँ पर। तो यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि, और फिर बाद में देखो रिंग बनाने के बाद क्या कर जाता है, वो आगे सेरिब्रल गैंग्लियन बना देता है। ये देखिए सेरिब्रल गैंग्लियन फिर आगे बन जाता है। बस इतना अगर काम इसने यहाँ पर करना था, ताकि मैक्सिमम कंट्रोलिंग ये जो है यहाँ पर सेंसरी सिस्टम की कर पाए और मसल्स को भी सही ढंग से कंट्रोल कर पाए। तो यही फायदा एक नर्व रिंग के बनने का, मतलब यहाँ पर वो पूरी तरह से फैल चुका है। और हर एक गैंग्लियन है परसेप्टा में, दूसरा ये नर्वस सिस्टम है। जहां तक इसमें सेंसरी सिस्टम की बात है तो इसके पास जो है टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं प्रोस्टोमियम के पास, बिल्कुल आगे जैसे होंगे। प्रोस्टोमियम के पास यहाँ जैसे इसके पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। और बहुत बड़ी खासियत की एनिलिडा में या अर्थवॉर्म में आईज नहीं होती हैं, देयर आर नो आईज। लेकिन उसके बावजूद भी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सेंसिटिव सिस्टम दे कैन रिकॉग्नाइज कि बाहर अंधेरा है या लाइट है, तो उसका पता ये लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर आपको मैंने यहाँ पर नर्वस सिस्टम का बनाया है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसके अंदर अगर हम देखें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपने इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड कर देना है। पहला स्पर्माथिकी है, वो जो है शुरू हुए देखिए 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ऐसे ही, ठीक है, 9 से 10, 9 से 10, 8 से 9, 7 से 8, 6 से 7 से 8, 6 से 7, 7 से 8, और इस तरह से ये कितने हो गए देखो, यस दे आर 4 पेयर्स, 1 2 3 4। काम मैंने आपको बता दिया, दे स्टोर स्पर्म, दे स्टोर स्पर्म। क्योंकि प्रोटेंडरी कंडीशन है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि इनके अंदर प्रोटेंडरी कंडीशन होती है, ठीक है। प्रोटेंडरी का मतलब होता है कि कोई अर्थवॉर्म अगर है तो वो उसमें जो मेल पार्ट है वो पहले डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने के बाद वो पूरी तरह से वहां से गायब हो जाएगा, और उसके बाद फिर फीमेल पार्ट उसमें डेवलप होने लगेगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। वैसे तो ये मोनोइसियस है, हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब इसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। देखिए ओवरी भी इसमें आपको दिख रही है, और इसी के अंदर आपको टेस्टिस भी दिख रहे हैं। ओवरी भी है और इसके अंदर इनके पास टेस्टिस भी वहीं पर ही प्रेजेंट होती है। तो दैट इज, ये देखिए यहाँ पर टेस्टिस है। तो टेस्टिस और ओवरी जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट्स। लेकिन अर्थवॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो हर्मेफ्रोडाइट होने के बावजूद भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है ये। जैसे कि एक का एंटीरियर हिस्सा इधर है, दूसरे का इस तरफ को होगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट साइड पर आते हैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। और ये जो इनके पास क्लिटेलम होता है, क्लिटेलर रीजन जो है एक सॉरी जो यहाँ पर असेसरी ग्लैंड्स होते हैं, सॉरी जो असेसरी ग्लैंड्स होते हैं आपको दिख रहे हैं, ये असेसरी ग्लैंड्स कुछ ग्लू जैसा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपस में ये बाइंड होते हैं। तो असेसरी ग्लैंड का फंक्शन होता है बाइंड दी टू अर्थवॉर्म विद ईच अदर ड्यूरिंग कोपुलेशन। तो कोपुलेशन के दौरान ऐसा होगा। लेकिन आपको पता है ये एक अर्थवॉर्म है, ये दूसरा है, लेकिन इसमें मान लीजिए क्या कंडीशन हो चुकी है, पहले प्रोटेंडरी,
इसके अंदर प्रोटेंडरी कंडीशन हो गई है, तो मान लीजिए इसके अंदर वो हुई है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो फीमेल पार्ट है, जो ओवरी है, अब वो एग बनाना शुरू करेगी, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म बन चुके हैं, वो निकल चुके हैं। अब ये जो दूसरा वाला है, जो इसका काउंटर पार्ट है, इसमें क्या है, प्रोटेंडरी कंडीशन है, अभी तो फीमेल नेस इसमें डेवलप नहीं हो रही है, मतलब ओवरी इसमें डेवलप नहीं हो रही है। तो जो प्रोटेंडरी कंडीशन है, वो जो स्पर्म बन रहे हैं, यहाँ से, वो स्पर्म यहाँ से स्पर्मेथिके की हेल्प से इनकी बॉडी में, ठीक है, बॉडी में एंटर होते हैं। बेसिकली बॉडी में तो नहीं हो जाते हैं, लेकिन जो कोकून बनाया जाता है, उस कोकून को बनाने के लिए जो क्लिटेलर रीजन होता है, वो कोकून बनाता है, उसके अंदर एग और स्पर्म सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे फर्टिलाइजेशन होता है विद इन दी कोकून। याद रखना आपने, कोकून जो है वो क्लिटेलर रीजन के अंदर प्रेजेंट जो ग्लैंड्स होते हैं वो बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपने देखो ध्यान से पढ़ लेना है कि स्पर्मेथिकी कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, मेल का पार्ट होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये दो चीजें दिख रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सेसरी ग्लैंड्स। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, 17th और 18th पोजीशन पर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। वासा डेफरेंसिया जो है इसका, ठीक है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर अप टू हेयर, कहाँ तक है इसको काउंट कर सकते हैं आप, 12 अप टू 17 यहाँ तक प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ये प्रोटेंडरी कंडीशन पर आपने ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज हेयर। तो ये थोड़ा सा और है कि हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं वो, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है 10th और 11th सेगमेंट पर, असेसरी ग्लैंड्स हैं, और 17th और 19th पर प्रेजेंट होते हैं असेसरी ग्लैंड्स, और उनकी सिक्रीशन जो है, दो जो वॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द कोपुलेशन, उनको बांधने में मदद करते हैं। जो वासा एफिरेंसिया है, दैट ओपन इन द 18th सेगमेंट थ्रू मेल जेनाइटल पोर्स। जो स्पर्मेथिकी होते हैं 3, दे आर विच स्टोर द स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग द कोपुलेशन। Pair of ovaries between 12th and 13th segments are present, open via oviduct through ovarian funnel and as spore on 14th segment। तो वहां पर ये ओपन होते हैं। उसके बाद क्या आपने याद रखना है, लास्ट वन अबाउट द अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है, क्योंकि उनमें प्रोटेंडरस कंडीशन है। कोकून जो है वो जो ग्लैंड्स होती हैं क्लिटेलर रीजन पे, वो बनाती हैं। तो मेच्योर स्पर्म एंड एग्स फ्यूज्ड इनसाइड द कोकून। याद रखना आपने, जो कोकून होता है उसी में ही एग, और उसी में ही जो स्पर्म्स होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, और एक कोकून के अंदर लगभग, अगर हम देखें तो लगभग 3 हफ्तों तक ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो रहता है, और लगभग 2 to 20 बेबीज जो हैं एक कोकून से जन्म लेते हैं। तो 2 to 20 बेबी अर्थवर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये आपके पास अर्थवर्म के बारे में है, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और दीज आर द सर्टेन असाइनमेंट। पहला है गिव इट सिस्टमेटिक पोजीशंस। ये आपने देखना है कि क्लिटेलम रीजन कहाँ प्रेजेंट है, स्पर्मेथिकी कहाँ प्रेजेंट है, डिफ्लोसोल कहाँ है, टेस्टिस कहाँ है, तो इनको आपने ढूंढना है और लिख देना है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम को आपने समझना है कि किस तरह से 13 से पहले जो डोर्सल ब्लड वेसल्स है वो क्या होती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी होती है, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। जो लोअर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटरी ही होती है। और 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया आपको बताया गया, इंटेगुमेंट्री, और उसके बाद फेरेंशियल और सेप्टल। ये 3 तरह के आपने लिख देने हैं। मोनोसियस है, ये बार बार हमने डिस्कस किया है, तो नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर द डे। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये समझ में आया हो।